नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 31 अक्टूबर 2022। आज के दिन मैं आपको एक बाइक जर्नी के ऊपर लेके जा रहा हूं और इस दरमियान मैं बिहार राज्य के 7 ज़िलों को क्रॉस करूंगा और रास्ते में लगभग 210 किलोमीटर की लंबाई होगी और बहुत सी चीज़ें आएंगी रचनात्मक और देखने लायक। और हम इस 7 ज़िलों के जो इलाके हैं इनको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि इनकी खासियत क्या क्या है। सबसे पहले आता है ये जो पुल, अब जिसके ऊपर अभी मैं चल रहा हूँ। ये जो पुल है अपने समय का भारत का सबसे लंबा पुल था। इस पुल का नाम है जवाहरलाल सेतु। ये 1965 में रोड वाला ये पुल बना था और इसके बाएं तरफ जो है एक रेलवे का पुल है, वो 1900 में बना था और वो भी अपने समय में भारत का सबसे लंबा पुल था। 1965 में जब ये पुल सोन के ऊपर बना था तो उसकी जो लंबाई थी वो 3061 मीटर थी, यानी 10,043 फीट था। ये 1965 में बना था और ये बिहार के डेहरी, इसका जो पश्चिमी किनारा है उस पर डेहरी ऑन सोन बसा हुआ है और जो पूर्वी किनारा है वो सोन नगर के नाम से जाना जाता है। ओरिजिनल पुल जो था वो इसके बगल में था, जो अभी जीर्ण शीर्ण होने की वजह से उसकी जगह पर ये सरकार ने एक नया पुल बनाया है। उसी तरह से रेलवे ने भी 1900 वाली पुरानी जो ब्रिज था उसको छोड़ के एक नया ब्रिज बनाया है। आज के वक्त में भारत का यह लंबा पुल जो अपने समय में सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, आज 13वें पायदान पे है। 12 पुल और हैं जो इससे ज़्यादा लंबे हैं। आइए इस पुल का आनंद लेते हैं, देखते हैं। मेरी यह जर्नी बिहार के डेहरी ऑन सोन से शुरू होगी और उत्तर में जाकर मुजफ्फरपुर में ख़त्म होगी। जब आप डेहरी ऑन सोन से मुजफ्फरपुर जाने के रास्ते का चुनाव करते हैं तो उस समय गूगल आपको 2-3 रास्ते दिखाता है। एक रास्ता जिसको मैंने अभी अपनाया है वो रास्ता है डेहरी के पास सोन ब्रिज को क्रॉस करना, सोन नगर के बाद हम वहाँ से मुड़ते हैं उत्तर की तरफ और उत्तर की तरफ मुड़ते हुए हम पहुंचते हैं दाऊद नगर के बाद अरवल और अरवल होते हुए हम पटना और पटना में हम जयप्रकाश सेतु को पार करते हैं और फिर वहां से हम सोनपुर होते हुए वैशाली होते हुए हाजीपुर को पास जाते हैं और वहां से फिर मुड़ते हैं उत्तर की तरफ और फिर हम मुजफ्फरपुर पहुंचते हैं। ये लगभग आपको 208 या 210 किलोमीटर का डिस्टेंस बताता है। एक दूसरा रूट है जो डेहरी से आप उत्तर की तरफ जाते हैं, सोन नदी नहीं पार करते हैं, वो आप नासरीगंज जाता है और नासरीगंज में जाके आप दाऊद नगर के पास सोन को पार करते हैं और फिर इसी रूट में आके शामिल हो जाते हैं। और एक तीसरा रूट भी गूगल दिखाता है, जो रास्ता डेहरी ऑन सोन से सीधा उत्तर की तरफ हम चलते हैं, नासरीगंज, और नासरीगंज के बाद सहार होते हुए हम आरा और फिर आरा से दाहिने मुड़कर हम दानापुर होके पटना क्रॉस होके भी जा सकते हैं और आरा से हम वहीं का वहीं गंगा पार करके छपरा के तरफ जो पुल बना हुआ है वो पार करके फिर छपरा से मुजफ्फरपुर रास्ते पर सकते हैं। ये सभी रास्ते जो ऑल्टरनेट आपको मैं बता रहा हूँ ये लगभग 208 से 220 किलोमीटर के बीच में है। वक्त भी तकरीबन सभी में 3.5 से लेके 4 घंटे के बीच में लगता है। अब उनमें से ये जो रोड मैंने चुनाव किया है इसके कारण है कि इस रोड पे ट्रैफिक कम है और रोड का कंडीशन अच्छा है। तो आप जब बाइक चलाते हैं तो आप लेस ट्रैफिक वाले ही रोड पसंद करते हैं। अभी हम लोग ये जो है सोन नगर में आ गए हैं। सोन नगर के पास हमने यहाँ से टर्न मारा, उत्तर की तरफ मुड़े हैं। अब ये हमने वो जो सोन वाला पुल था उसको जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। जीटी रोड को छोड़ के हमने अभी ये दूसरा रोड पकड़ लिया है। ये जो रोड है ये रोड नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे भी नहीं है। ये रोड आगे जाके आपको वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट जो है, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट है जो WRD डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा
नहर के किनारे जो पुराने समय में जो तटबंध होते थे, बाद में वो धीरे धीरे कच्चे रोड में बदले, फिर बाद में जाके उनका पक्कीकरण किया गया। तो ये रोड वो रोड है, और ये रोड बेसिकली सिंचाई विभाग ने अपने नहर की रख रखाव देखभाल के लिए बनाया था। लेकिन जब धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई तो इसके बगल में इसको पक्का करना पड़ा, और गांव वाले फिर इनको यूज करते हैं और नहर वाले भी यूज करते हैं। अभी जो ये मेन ट्रेन का जो रूट है, ग्रैंड कॉर्ड रूट, अभी इस रूट के ऊपर ओवरब्रिज नहीं है, अभी इसके ऊपर ये अंडरपास है। अभी हम अंडरपास को पार करेंगे। ये ऊपर जो आप रूट देख रहे हैं ये मुगल सराय गया रूट है, उसके तरफ से हम ये जा रहे हैं। और अभी आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसके भी काफ़ी सारी चौड़ाई बना दी गई है। पहले 2 ट्रैक होते थे, 2 से फिर 4 हुए, फिर 6 हुए। तो ये एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में कन्वर्ट हुआ है। ये जो अभी आप देख रहे हैं पुल, ये नया फ्रेट कॉरिडोर बना हुआ है ताकि सामान का जो आवागमन है कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक आबाद गति से चलता रहे। तो आप कह सकते हैं ये रेलवे का एक्सप्रेसवे है। अभी हमने ये सोन नगर को पार किया। दाहिनी तरफ जो आप देख रहे हैं ये एक स्टेशन भी है। ये स्टेशन सोन नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आपका जंक्शन है ये सोन नगर। सोन नगर में एक आपका गोमो की साइड से ट्रेन आता है, और दूसरा जो ट्रेन है वो पलामू की साइड से आता है, और दोनों यहाँ मिलते हैं। मिल के फिर ये ग्रैंड कॉर्ड में आगे जाते हैं, इसलिए ये सोन नगर है। अभी हम सोन नगर को पार कर रहे हैं। सोन नगर को पार करके फिर हम नहर वाला जो रोड है वो पकड़ेंगे। अभी जो ये आप रास्ते में तोरण द्वार सजावट जो देख रहे हैं, ये इस वजह से है क्योंकि बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व जो है छठ पूजा, वो आज समाप्त हुआ है। आज सुबह सूर्य देव को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का जो है समापन हुआ है। और छठ पूजा ख़त्म होने के बाद बहुत सारे सगे संबंधी पूजा ख़त्म करके अपने अपने घर को लौट रहे हैं। तो अक्सर हाँ आप देखेंगे जो गाड़ियाँ या जो मोटरसाइकिल या जो स्कूटर पे हैं तो उस पे लेडीज़ भी होंगी, और छठ भगवान का प्रसाद भी होगा, और वो सारे सामान कैरी कर रहे हैं। और ये जितनी भी तोरण द्वार और ये सब देख रहे हैं, छठ में सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए गांव वालों के लिए या अगल बगल के जो निवासी थे उनके लिए व्यवस्था किया गया है। तो आप इस पूरे जर्नी के अंतर्गत छठ पूजे के अवसर पे जो भी सजावट की गई है वो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ किस तरह से लोगों ने सफाई करके घाट को चमका दिया है। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें पूरे बिहार के जो हमारी चंडाल चौकड़ी जो होती है, जो लड़के की टोली होती है, इस 6 दिन के पर्व के बीच में ये पूरे शहर की सफाई करके उसको चमकता हुआ बना देते हैं। और वो भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के। ये सेल्फ वॉलंटियर सर्विस है और इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी मौसम बहुत ही खुशगवार है। हल्का हल्का आसमान पे आप देख रहे हैं बादल छाया हुआ है। टेम्परेचर तकरीबन 25 डिग्री के आसपास है, ना ठंडा है ना गर्म है, खुशनुमा माहौल है। और देखिए ख़ास बात है कि इस रोड के दोनों तरफ बहुत ही अच्छा प्लांटेशन कर रखा है गवर्नमेंट ने, जिससे छाया इस पूरे इलाके में है। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो इलाका है धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस इलाके की जो ज़मीन है बहुत ही उपजाऊ है। आप जो दाहिने तरफ देख रहे हैं, दूर दूर तक जो हरे भरे खेत जो दिख रहे हैं उसमें अभी ये धान लगा हुआ है, और अगले कुछ दिनों के अंदर ये धान पक जाएंगे और बाज़ार में धान आ जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि ये इलाका धान का कटोरा कहलाता है। यहाँ से धान जो है, चावल जो है, वो पूरे भारत को सप्लाई होता है। यहाँ का जो कतरनी चावल है, मंसूरी चावल है, अरवा चावल है, वो दूर दूर तक लोग आते हैं और लेके जाते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि नॉर्थ ईस्ट से लेके, दिल्ली से लेके बॉम्बे तक यहाँ से चावल भेजे जाते हैं। और ये राइस बाउल के नाम से ये इलाका फेमस है। अभी आप देख रहे हैं कि ये एक रोड जो है ना नेशनल हाईवे है ना स्टेट हाईवे है, फिर भी एक बहुत ही अच्छा रोड बनाया हुआ है। मौसम अच्छा है, अगल बगल पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। पूरा का पूरा जो ग्रीन जोन या ग्रीन बेल्ट कहते हैं
आप ग्रीन बेल्ट का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही हरे भरे खेत हैं, जैसे लगता है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, जो हमने एक उपकार सिनेमा में गाना सुना था, आज वो हमारे सामने दिख रहा है कि हमारे देश की जो धरती है, बिहार की जो धरती है, वो सही में सोना उगल रही है और इस इलाके की जो सुखी संपन्नता है वो उसी पर निर्भर है। इस पूरे यात्रा के दरमियान मैंने जो बाइक यूज किया हुआ है वो है होंडा SP 125 2022 मॉडल BS6। इस गाड़ी के चुनने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। आप लोगों ने अभी तक जो बाइक राइड का वीडियो देखा होगा, बहुत से लोग लग्जरी बाइक भी यूज़ करते हैं, 20 लाख 25 लाख 24 लाख की बाइक भी यूज करते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ हल्की गाड़ियाँ। उसके अपने एडवांटेज हैं, बड़ी गाड़ियों के अपने एडवांटेज हैं। जो महंगी गाड़ियाँ और बड़ी बाइक्स होती हैं उनका मज़ा आप हाईवे पे ले सकते हैं, लेकिन गांव कच्चे पक्के रास्ते पे अगर आपको जाना होता है और आपकी उम्र तब थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जब आप 40-50 को क्रॉस कर जाते हैं, तब बड़ी बाइक जो कि तकरीबन 160, 180 या 200 केजी के आसपास होती हैं, उनको संभालने में दिक्कत आती है। ये बाइक जो है आपका एक ऐसी बाइक है जो बिल्कुल एंट्री लेवल भी नहीं है, बड़ी बाइक भी नहीं है, मतलब आपकी ज़रूरतों को ये पूरा करता है बाइक। ये बाइक 125 सीसी का है और पावर तकरीबन 11 bhp डेवलप करता है और टॉर्क भी लगभग 11 न्यूटन मीटर का डेवलप करता है, जो कि सफिशिएंट है। इस गाड़ी की जो अधिकतम स्पीड है वो तकरीबन 105 से 110 किलोमीटर पर आवर है और आप इस बाइक को 80 से 90 के बीच में आराम से कंफर्टेबल पूरे दिन क्रूज कर सकते हैं और इस जोन में आपको पावर भी मिलता है और आपका वाइब्रेशन भी कम रहता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं एक नॉर्मल रोड पे जो न स्टेट हाईवे भी नहीं है, आराम से 80 से 90 के बीच में क्रूज़ कर रहा हूँ, बिना किसी हिचक के, बिना किसी दिक्कत के। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये बाइक हल्का वज़न है। आपका जो मैक्सिमम राइड करते हैं आप 80 से 90 के बीच में, ये इसका स्वीट स्पॉट है, तो ये भी मीट करता है। चूँकि ये 125 सीसी का बाइक है तो आप देख रहे होंगे ये फ्यूल कंजम्पशन भी जो है इसका बाकियों की तुलना में कम है। ये कम तेल में ज़्यादा आपको डिस्टेंस कवर करता है और वज़न भी इसका जो है तकरीबन 108 से 113 केजी के आसपास है, जो कि 200 केजी की तुलना में आप देख रहे हैं 50% है। और जहाँ तक ताकत की बात है, 11 हॉर्स पावर सफिशिएंट पावर है। और आपको पता होना चाहिए कि असली चीज़ डिपेंड करता है गाड़ी का गियर बॉक्स। अगर आपके गाड़ी का गियर बॉक्स ठीक है, 1 नंबर गियर में कोई भी गाड़ी आपको खींच लेगी। तो इसीलिए पावर बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, आपका डे टू डे यूज़ के लिए गाड़ी बहुत ही अच्छा है। अभी जो आपने देखा एक बड़ी विचित्र है हमारे भारत में, कह लीजिए, या बिहार में या बाकी राज्यों में मैंने देखा है कि जब कभी सरकार गवर्नमेंट कोई रोड बनाती है तो उस रोड के अगल बगल में तकरीबन 20 से 30 फीट तक का ज़मीन खाली होता है, जहाँ की मिट्टी लाके वो यहाँ पे डालते हैं। आप क्या देखेंगे कि जैसे ही रोड बना, अच्छा सा रोड बना, चिकना रोड बना हुआ है, वैसे ही कुछ समय के बाद जो भूमिहीन नीचे तबके के लोग हैं वो आके बिल्कुल इस रोड के ऊपर जो आपका फुटपाथ और बगल का जो सेफ्टी जोन है वहाँ पे आके बस जाते हैं और वहाँ पे वो अपना मिट्टी का घर बना लेते हैं। फिर अपने मवेशी जानवर, गाय बैल बकरी ले आते बांध देते हैं। फिर ये जो जनता है, ये जनता इस रोड को आंगन की तरह ट्रीट करते हैं। चारपाई लगा देंगे, सो जाएंगे, अनाज फसल सुखाएंगे, बच्चे खेलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी हैज़ार्ड है। और उसमें भी जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि जैसे ये रोड है, रोड के ऊपर क्या होता है कि ये ब्रेकर बनाते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। अभी ये देखिए, अभी हम नहर को क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रहे हैं। दाहिनी तरफ जो ये गेट देख रहे हैं, ये सारे चेक डैम हैं। वाटर लेवल को कंट्रोल और रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, ताकि जो मिनिमम हेड चाहिए इरिगेशन के लिए वो इसमें मेंटेन किया जा सके।
ये देखिए, अभी ये मैं आपको जो एक अपने पिछले एपिसोड में कवर किया था वो आप मेरे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं कि वाटर गेट लॉक का क्या महत्व है। ये अभी जो मैंने दिखाया आपको बाइक टर्न करके, ये यहाँ पर एक वाटर लॉक गेट यहाँ पर भी है। ये तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान आपको अलग अलग वाटर गेट मिलेंगे, जो अंग्रेज के ज़माने में इरिगेशन के साथ साथ इस कैनाल का यूज सामान को ले जाने और ले आने में किया जाता था। उस समय इस इलाके के जो भी अनाज पानी होता था, साजो सामान होता था, वो नाव के द्वारा इसको हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते थे। तो वो जो अभी मैंने लॉक गेट दिखाया, वहाँ पे उसको रेगुलेट करते हैं, नाव को हाई लेवल से लो लेवल की तरफ जाते हैं। अभी जो अगला लॉक गेट आएगा वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर पे आएगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी आप ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक वायर देख रहे होंगे। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि सडनली ओवरहेड जो हाई टेंशन वायर होते हैं वो बढ़ गए। अभी एक हमने पार किया, अभी आप ये देखिए दूसरा ओवरहेड वायर आ गया। इसका कारण ये है कि अभी जहाँ से हमने जीटी रोड को छोड़ा है वहीं पर एक सुपर थर्मल पावर प्लांट बना हुआ है। उस प्लांट से ये सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है ग्रिड को जाती है। इस वजह से इस इलाके में इलेक्ट्रिक वायर्स काफ़ी सारे आपको मिलेंगे, जहाँ से पावर सप्लाई पूरे देश के जो ग्रिड होते हैं उस ग्रिड में पंप किया जाता है। तो मैं जो आपको अभी डिस्कस कर रहा था कि ये जो पब्लिक गांव से निकल के आके सरकारी ज़मीन पे अवैध घर बना के बस जाती हैं, वे रोड के ऊपर ब्रेकर बनाती हैं जो अवैध ब्रेकर होता है। और ये जो ब्रेकर होता है, इसमें जो अब जैसे अभी ये बाएं तरफ जो इलेक्ट्रिक पोल आप देख रहे हैं, कंक्रीट का जो ये पोल होता है, ये इसी पोल को रख देती हैं और उसके ऊपर अलकतरा और जो तारकोल होती हैं वो डाल देते हैं। तो लिटरली क्या होता है कि आपके जैसे आपकी बाइक या गाड़ी पहुंचती है तो आपके सामने 4 से 6 इंचेस का एक बिल्कुल रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह होता है। और बेस्ट पार्ट कि इसके लिए ना कोई साइन बोर्ड होता है, ना ही कोई एक रेड एंड ब्लैक एंड वाइट का स्ट्रिप पेंट होता है, ये आपको सडनली आता है। तो ऐसा बहुत सा देखा गया है कि स्कूटर वगैरह से खास करके जब फैमिलीज बच्चे गाड़ी पे बैठ के आते हैं तो हादसा हो जाता है। आइए आपको मैं अब धान के खेतों का दूर दूर तक जो ये हरियाली छाई हुई है उसका एक ओवरव्यू देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा लगेगा कि इस इलाके में कितनी ज़बरदस्त खेती हो रही है। अभी ये धान की जो फसल है ये पकने की कगार पे हैं और तकरीबन 15 दिन से 1 महीने के बाद आपको बाज़ार में नए चावल उपलब्ध हो जाएंगे। जैसे देख रहे हैं, अभी मैंने बोला था जैसा मौसम जो है धूप छाँव का चल रहा था, अभी बादल हट गए और अभी धूप सूर्य देवता जो हैं वो आज दर्शन दे दिए। चूँकि छठ पूजा आज हुआ है तो लग रहा है कि सूर्य देवता काफ़ी खुश मिजाज हैं और अपनी बेहतरीन जो रोशनी है वो बिखेर रहे हैं। मौसम भी अच्छा है, ना ठंडा है ना गर्म है, और इस मौसम में बाइकिंग का आनंद ही अल्टीमेट है। अभी आप देख रहे हैं कि एकदम आराम से मक्खन की तरह मैं इस हाईवे पे क्रूज़ कर रहा हूँ। ट्रैफिक दिख रहा है आपको कि बिल्कुल नेग्लिजिबल ट्रैफिक है। हाँ, जो मैंने अभी पिछले आपको बताया वो जो ब्रेकर है ना, उससे आपको बच के रहना। और साथ ही साथ ब्रेकर के अलावा आपको मवेशी, बकरी, जानवर, ये सब चीज़ें जो है अनवारंटेड आ जाता है। तो मुझे सरकार से भी और बाकी जनता से भी गुजारिश है कि ठीक है, आप भूमिहीन हैं, आप सरकारी ज़मीन पे अनधिकृत कब्जा कीजिए, घर बनाइए, लेकिन रोड पे मत बनाइए। सरकार की और भी ज़मीनें पड़ी हुई हैं अगल बगल उस गांव में, इलाके में, नज़दीकी में, तो वहाँ पे आप घर बनाइए, वहाँ पे बसिए जहाँ पर आपको रोजी रोटी मिलती है और जहाँ पर आपका कामकाज होता है और जहाँ पर आप आदमी जो बसे हुए हैं गांव में उनके आसपास रहिए। आप रोड पे जो कब्जा कर देते हैं और रोड को जो घर बना लेते हैं, भाई ये तो बहुत ही गलत बात है। और सबसे दुख की बात है कि उनके खिलाफ न पुलिस एक्शन लेती है न ही प्रशासन लेता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। वोट बैंक के चक्कर में कोई उन्हें छेड़ना नहीं चाहता, चाहे कितनी भी पीड़ा हो, चाहे कितनी भी जानें चली जाए, एक्सीडेंट हो गए, चाहे कितने भी हादसे हो जाएं। तो हम सबको उठना है। अगर देश को बदलना है, सोच को पहले बदलना पड़ेगा और हमें इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा।
ठीक है, हम किसी को तकलीफ़ दे के अपनी खुशी हासिल नहीं कर सकते हैं। बाकी आपको ज़मीन चाहिए, सरकारी ज़मीन पे रहिए, लेकिन इस तरह से कृपया करके अच्छे भले रोड को बर्बाद ना करें। अभी जो पिछला मैंने वाटर हेड क्रॉस किया था, ये अभी आपको दूसरा वाटर हेड आ गया लॉक। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो ये बाएं तरफ आपने हमारी जो बिल्डिंग देखा, आपको इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं बताता हूँ। ये जो हेड है, इस हेड पे लालू यादव के शासन के अंतर्गत बड़े धूम धड़ाके से घोषणा किया गया था कि जितने भी ये लॉक गेट हैं जहाँ पर वाटर हेड मिलता है, यहाँ पे स्मॉल हाइडल पावर प्लांट की इस्टेब्लिश किया जाएगा। जो अभी आप बाएं तरफ ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये बिल्डिंग एक्चुअली लघु पनबिजली घर का एक हिस्सा है। यहाँ पे इनका जो प्लान था कि 750 किलोवाट के 2 टरबाइन लगेंगे, तो 750 मतलब 1.5 मेगावाट। ये इतना बिजली होता है कि जो आसपास के पंचायत और ब्लॉक के लिए ये सफिशिएंट बिजली होता है। तो देखिए, अभी मैं आपको ये बोर्ड दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि लालू के शासन में बड़े धूम धड़ाके से बोर्ड लगा, उद्घाटन हुआ, लेकिन आज हकीकत ये है कि ना बिजली घर है, ना उसके टरबाइन है। पता नहीं वो 10-20 करोड़ का जो भी बजट था, वो बजट आया, क्या हुआ भगवान जाने। जल विद्युत परियोजना तो ये बड़े दुख की बात है कि हर परियोजना जो है सिर्फ पैसे कमाने के एक जरिया बन जाता है। जनता का भला होगा नहीं होगा वो भगवान ही जाने। श्रीमती श्यामा सिंह मुख्य अतिथि, लेकिन अभी तक ये चालू हुआ नहीं है। यही बिहार की त्रासदी है। ये आप देख रहे हैं, ये 2 × 750 किलोवाट का हाइडल पावर प्लांट है जो कि डिफंक्ट पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं है। तो हो सकता है कि इसके टरबाइन और अल्टरनेटर जो भी जनरेटर होंगे वो चोरी हो गए होंगे। अब मैं आपको बिहार के पुराने जो नहर का सिस्टम था परिवहन का, वो दिखा रहा हूँ। अभी ये जो सामने देख रहे हैं लॉक गेट, वो जो गेट दिख रहा है वहाँ हाई लेवल के ऊपर होता था, और जो ये मेरे गाड़ी के पास देख रहे हैं जो टूटा हुआ है, सिर्फ फ्रेम दिख रहा है, ये लो हेड का होता था। और बीच में ये एरिया था चैम्बर, जहाँ पे आपका लेवल चेंज होता था। अभी चलिए मैं आपको वहाँ का जो गेट फंक्शनल गेट है, मैं उसके डिज़ाइन को दिखाऊंगा। अभी ये जो नेविगेशन सिस्टम के लिए था, जो यातायात के लिए था नाव का, उसमें से एक गेट तो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है, एक गेट को मेंटेन किया हुआ इन्होंने, क्योंकि इससे आपका वाटर हेड मेंटेन होता है। तो ये आप देखेंगे इसकी डिज़ाइन की एक खासियत है कि ये भी शेप में होगा। अभी यह जो गेट देख रहे हैं, ये सिर्फ वाटर हेड को रेगुलेट करने के लिए है, और दूसरा गेट चूँकि ख़त्म हो चुका है और अभी इससे नाव से कोई भी सामानों का आवाजाही नहीं होता है। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ एक हेड रेगुलेटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आप देख सकते हैं भी शेप का बनाया हुआ है, और भी शेप के पीछे बनाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो वाटर का प्रेशर इसके ऊपर आएगा, वो प्रेशर इस गेट को तोड़ने में मदद करेगा, तोड़ने में मदद नहीं करेगा। क्योंकि भी शेप में क्या होता है कि जब प्रेशर लगता है तो ये और एक्सपैंड होता है। तो इससे क्या होता है कि इस बगल का जो दीवार है वो हार्ड है, तो ये ये जो गेट है एक्सपेंड नहीं होगा। और इसको जब खोलना होता है तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा बोल्ट लगा हुआ है, जिसको गोल गोल व्हील घुमा के हम इसके गेट को खोलते और बंद करते हैं, ताकि हेड एक लेवल तक मेंटेन रहे। ये जो बीच का इलाका आप देख रहे हैं, ये आप पुराने समय में जो मैंने बताया था इरिगेशन का, ये उसका सिस्टम है। अभी यह जो बीच का एरिया देख रहे हैं, ये कभी एक चैम्बर होता था जहाँ पर आपका उस हाई हेड से नाव आता था, यहाँ पे रुकता था, फिर हेड डाउन होता था और फिर ये आगे की तरफ निकलता था। ये दूसरा गेट है जो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, टूटा हुआ है, सिर्फ फ्रेम बचा हुआ है, और अभी इसको इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपने देखा कि यहाँ पे जो इसका सिस्टम तक खोलने और बंद होने वाला, वो अभी डिफंक्ट पड़ा हुआ है। और इसको भी अगर आप इसकी विड्थ को ध्यान से देखेंगे तो ये भी जब मुँह बंद होगा, गेट जब बंद होगा, तो ये भी उसी तरह भी शेप में आएगा। अब चलते हैं हम दूसरे इलाके की तरफ, देखते हैं वहाँ का क्या हिसाब किताब है।
अभी जो मैंने आपको बताया कि कैनाल के बगल में ये एक तटबंध होता था, जो बाद में धीरे धीरे विकास के क्रम में तटबंध से कच्चा रोड से पक्का रोड बन गया। अभी आप देखिए रोड है, रोड के बाएं तरफ आपका कैनाल है, जिस कैनाल को अभी हमने देखा। दाहिनी तरफ भी देखेंगे एक छोटा कैनाल है। तो सबसे पहले बाएं तरफ बड़ा कैनाल से जो पानी है निकलता है और फिर छोटे कैनाल में जाता है दाहिने तरफ, फिर छोटे कैनाल से ये खेतों में जाता है सिंचाई के लिए। तो अभी आप देखिए कितना सुंदर व्यवस्था बनाया गया है ताकि इस पूरे इलाके का तकरीबन 10 से 15 ज़िले के अंतर्गत ये जो सोन नदी का जो एक सिंचाई का व्यवस्था है, इससे 10 से 15 ज़िलों में सिंचाई होती है और ज़बरदस्त बम्पर जो है फसल इस इलाके में होती है। कोई भी आदमी यहाँ पे भूखा नहीं मर सकता। लेकिन इसके साथ साथ चूँकि ये सबसे सुखी संपन्न इलाका है, तो यहाँ पर जो जनसंख्या का घनत्व है, आबादी है, वो बाकियों की तुलना में ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी डाकोटमी है कि ये इलाका सुखी संपन्न भी है, धान संपदा यहाँ पर काफ़ी सारा है, ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे आपको बहुत सा जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है, तो वो फिर उसको बैलेंस कर देता है। अभी ये देखिए, अभी हम नहर के ऊपर रोड पे आ गए हैं। दोनों तरफ देख सकते हैं ये जो सरकंडा जैसे घास लगे हुए हैं, तो ये आप कितनी वैरायटी आपको देखने को मिल रही है। पेड़ लगे हुए रोड, हरे भरे खेतों के बीच बना हुआ रोड, सरकंडा और झुरमुट के बीचों से निकलता हुआ रोड। तो ये एक बहुत ही सुखद और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है और आप ड्राइविंग को बिल्कुल फुल एंजॉय करेंगे। ट्रैफिक आप देख रहे हैं बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो ये कभी किसी को बाइकिंग करना अगर हो तो बाइक उठाइए, निकल जाइए लंबी लंबी रास्ते पे। आपको इस रास्ते पे बाइक का आनंद ही कुछ और है। ये जो नहर के वाले रास्ता है जिसके ऊपर मैं आपको लेके चल रहा हूँ, ये हमने डेहरी के बाद सोन नदी को पार किया, बारून के बाद हमने छोड़ दिया और इस नहर के ऊपर चल रहे हैं हम। ये नहर वाला जो रास्ता है आपको दाऊद नगर से करीब 10 किलोमीटर आगे तक नहर के ऊपर ही मैं चलूँगा और 10 किलोमीटर के बाद मैं आपको नेशनल हाईवे नंबर 139 पकड़ूँगा। 130 नेशनल हाईवे नंबर 139 जो है झारखंड के अंतर्गत राजहरा से शुरू होता है और पटना तक जाता है। ये करीब 207 किलोमीटर लंबा है और पुराने ज़माने में ये NH 98 के नाम से जाना जाता था। तो अभी मैं जो पुराना GT रोड किसी ज़माने में NH 2 के नाम से जाना जाता था, तो NH 2 और NH 139 के बीच का जो जर्नी है वो मैं ये नहर के ऊपर वाले रास्ते से कवर कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये नासरीगंज के बाद जब आप सोन नदी को पार करेंगे तो इस रोड के थ्रू NH 139 में जाके मिलेंगे। ये अभी निर्माणाधीन है पुल और इस पुल का जो लिंक रोड है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाइक और कार के लिए इवन बसें भी इस रोड पे काफ़ी चलती हैं। तो ये रोड सबसे आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देता है, एक अच्छा रोड देता है और हरा भरा प्रकृति के बीच एक अलग ही अद्भुत छटा बिखेरता है। तो इस तरह से आप बिहार के अंदर बाइक का मज़ा ले सकते हैं। अभी देखिए करीब डेहरी से मैं 2 बजे जर्नी स्टार्ट किया था और अभी जो वक्त हो रहा है हमारे घड़ी के अंतर्गत वो हो रहा है 2:44। तो 44 मिनट में आप लगभग कह सकते हैं कि 30-35 किलोमीटर से ऊपर मैं आ चुका हूँ, जर्नी तय कर चुका हूँ और अभी हम दाऊद नगर आने वाले हैं। जल्द ही हम दाऊद नगर पहुँचेंगे और दाऊद नगर के बाद और आगे 10 किलोमीटर तक हम इसी रोड पे चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि नहर जो है हमारे पे दाहिनी तरफ आ गई है और हम धीरे धीरे दाऊद नगर की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे दाऊद नगर नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं ट्रैफिक की जो बढ़ता जा रहा है। ट्रैफिक, गाड़ियाँ, कार, स्कूटर, ट्रैक्टर, आदमी, ये सारी दिख आ रही है
और इसका असर ये हो रहा है कि जो मेरी स्पीड थी, जो पहले 80 से 70-80 के बीच में चल रहा था, वो घट के अब 50 से 70 के बीच में हो गया है। अभी हम धीरे धीरे आपको दाऊद नगर के पास जा रहे हैं। इन रास्तों में जैसे अभी देखिए भैंस, गाय ये सब आ सकती हैं, तो इन जानवरों से बच के रहें, स्पीड कम रखें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं, कब ये बिदक जाएं, बाएं जाएंगे, दाएं जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे, इनको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। और आपका प्रेडिक्शन अगर 1% भी गलत हुआ, वो आपके लिए एक्सीडेंट हो सकता है, और ये एक्सीडेंट खतरनाक हो सकता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बाइकर्स थे जो रात को या दिन में जब कभी स्पीड में चलते हैं तो अक्सर हाँ इन्हीं तरह के जो मवेशी होते हैं उनसे टकरा के उनका एक्सीडेंट हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि जब कभी इस तरह का आप जानवर देखें, आप स्पीड बिल्कुल कम कर दें और उस तरह के किसी भी अनिष्ट और आशंका से बचें, क्योंकि जान है तो जहान है भाई। अभी देखिए जैसे जैसे दाऊद नगर नज़दीक आ रहा है, आपको आबादी दिखने लगी, रोड, मकान, घर, बिल्डिंग दिखने लगा। ये देखिए, ये जो बाएं ताएं मैं बता रहा था झोपड़ी, ये झोपड़ी बन गई, इनके लिए ये घर बन गया। तो इस तरह का चीज़ें, गतिविधियां जो हैं, इनको रोकना चाहिए, नहीं तो ये अच्छा भला जो है रास्ते को और मज़े को ख़राब कर देते हैं ये लोग। ये आपका दाऊद नगर का मेन रोड था, अभी मेन रोड को हमने क्रॉस कर लिया। अब दाहिने तरफ से भी हम जा सकते थे, लेकिन वो बाज़ार होके रास्ता जाता है और हमने बाज़ार वाले रास्ते को अवॉइड किया, क्योंकि ये रास्ता जो नहर वाला रास्ता है इसमें भीड़ भाड़ कम है। अभी आप देखिएगा फिर से ये रोड पे आके बैठे होंगे। ये देखिए बाएं तरफ इनका घर है, खेती चल रही है, गाय बरिशी जानवर इनके रोड पे ही रहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा आपको बच के चलना है। अब हम दाऊद नगर से धीरे धीरे निकल रहे हैं, तो अभी आने वाला जो रास्ता होगा वो और भी अच्छा हो जाएगा, जो भी डिस्टरबेंस हैं वो कम हो जाएंगे, तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। जो स्पीड हमारी 25-30 की स्पीड में आ गई थी दाऊद नगर के नज़दीक आने पे, अब हम दाऊद नगर से निकल रहे हैं और अब हमारी स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी। अब देख रहे हैं कि रोड खाली मिलने लगा और फिर हमारी स्पीड जो है वापस प्राप्त होने लगी। अभी इस तरह से हम अपनी स्पीड को बढ़ाए जा रहे हैं। अरे भैया रोड पर ही बैठ गए हैं। देखिए गांव वाले जो हैं वो रोड के ऊपर बैठ जाते हैं, उनके लिए ये चौपाल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा ये सावधानी बरतनी है, हॉर्न का और लाइट का इस्तेमाल करना है, ताकि वक्त रहते उनको चिताया जा सके। अभी देख रहे हैं शहर से बाहर आ गए। अभी हमारी स्पीड जो है धीरे धीरे पुरानी जो 70 से 80 की स्पीड थी वो धीरे धीरे आ गई हमारी वापस, और हम फिर जर्नी का मज़ा लेने लगे। जैसा कि मैंने बोला, अब नहर वाला जो जर्नी है वो हमारा ख़त्म होता है। अब हम इस नहर को पार करके NH 139 की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी ये एक नहर के ऊपर बनी हुई पुलिया है जिसको हम पार कर रहे हैं। अब हमारा जो नहर वाला रोड था उससे पीछा छूटा। अब हम वापस ये जो सामने रोड देख रहे हैं ये हमारा नेशनल हाईवे नंबर 139 है, जो झारखंड के राजहार
रजहरा से स्टार्ट होता है जो डाल्टनगंज के पास है, वहाँ से औरंगाबाद होते हुए औरंगाबाद, दाऊदनगर, अरवल होते हुए पटना जाता है। लगभग 207 किलोमीटर लंबा है और ये आपका कहीं कहीं 2 लेन है, कहीं कहीं 4 लेन है और ये एक अच्छा पटना जाने के लिए एक ये अच्छा रोड है, इस पे ट्रैफिक कम होता है। तो अभी हम आपको NH के ऊपर लेके चलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस जर्नी में हम 7 ज़िलों को पार करेंगे। रोहतास ज़िला, औरंगाबाद ज़िला, अरवल ज़िला, पटना, सारण, वैशाली और मुजफ्फरपुर। अभी हम औरंगाबाद ज़िला के अंतर्गत NH 139 के ऊपर चल रहे हैं।
अभी हम पटना को क्रॉस करेंगे। पटना के एकमात्र एलिवेटेड रोड पाटली पुल। पाटली पुल जो है एक बहुत ही अच्छा एलिवेटेड रोड है जो आपको विदिन 5 मिनट्स पूरे पटना को क्रॉस करा देता है। ये दक्षिणी किनारा जो है एम्स के पास से शुरू होता है, दानापुर के पास से, और सीधा उत्तरी किनारा जो है जयप्रकाश सेतु पुल के पास ख़त्म होता है। तो ये पटना अगर आपको पार करना हो तो ये पुल बहुत ही अच्छा और बढ़िया चीज़ है जो आपकी सारी पटना का जो ट्रैफिक जंजाल है, जो डिले होता है, जो वहाँ का मुसीबत है, उससे छुटकारा दिला देता है। तो अब हम आपको पाटली पुल जो है एलिवेटेड रोड जो है उसके ऊपर लेके चलते हैं। ये पुल आपका 4 लेन है, इसमें बीच में कहीं पे ड्रॉप नहीं है और ये आपका नॉन स्टॉप आप पटना को पार कर सकते हैं। तो आइए पाटली पुल का मज़ा लें। और यहाँ पे आके ये पाटली पुल जो है वो ख़त्म होता है, एलिवेटेड रोड ख़त्म होता है। और जहाँ पर ये पटना का एलिवेटेड रोड ख़त्म होता है वहीं पर आपको सामने गंगा बाहें पसार के आपका स्वागत करती है। ये गंगा के किनारे का दीघा घाट है। यहाँ पे आपको मृत्यु होने के बाद शव का दाह संस्कार किया जाता है। बाएं तरफ जो आप शेड देख रहे हैं यहाँ पे शवों को जलाया जाता है। और अभी चूँकि मानसून बीता है तुरंत, तो अभी आप देख रहे हैं गंगा अपने पूरे यवन पे है। और सामने दूर जो आपको ये पुल दिखाई दे रहा है ये जेपी सेतु पुल है और ये पटना के ऊपर नया पुल बना हुआ है। और ये पुल रोड और रेल दोनों कंबाइंड है। तो अभी हम जेपी सेतु के ऊपर एंट्री करेंगे और यहीं से आपका पटना का जो फेमस मरीन ड्राइव है, जो गंगा के किनारे बना हुआ है पुल, वो भी यहीं से शुरू होता है। जो आपका मरीन ड्राइव है वो आगे जो गोल चक्कर आएगा वहाँ से शुरू होता है और आगे इसी गंगा के किनारे अपने मनोरम दृश्य को दिखाता हुआ, दर्शाता हुआ, पटना के ट्रैफिक से बचा हुआ, ये आपको सीधा महात्मा गांधी सेतु पुल तक, पटना सिटी तक पार करके जाता है। ये देखिए, ये गोलंबर चौराहा है जहाँ पर से आप टर्न लेके जेपी पुल के ऊपर चढ़ जाएंगे और यहीं पर अगर आप सीधा निकल गए तो आप मरीन ड्राइव के ऊपर एंट्री मारेंगे। अभी हम देखिए ये गोल चक्कर के ऊपर एंट्री मार रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अभी रूट चेंज हुआ है तो उससे काफ़ी लोगों को असुविधा हो रही है। लोग रास्ता अक्सर हम भटक जाते हैं। तो इस चौराहे पर जब आप आएँ तो सुनिश्चित कर लें कि आपका रास्ता सही हो। देखिए मेरे बगल वाले जो आदमी थे, वो गाड़ी वाला जो था वो भी कुछ परेशानी में था, वो भी क्लियर कर रहा था। क्योंकि हमने गूगल मैप में लगा रखा है और थोड़ा सा गूगल मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको कभी निराश नहीं करेगा। ये देखिए पुल के आसपास लोगों ने पिकनिक मना रहे हैं, काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हैं और मरीन ड्राइव का मज़े ले रहे हैं। अब हम जेपी सेतु के ऊपर अप्रोच रोड के ऊपर आ गए हैं और अप्रोच रोड से होते हुए जेपी सेतु के ऊपर जाएंगे। जेपी सेतु के अंतर्गत एक रोड है कि ये जो है डबल रोड है। तो डबल रोड होने से क्या है कि थोड़ा सा ट्रैफिक इसमें ज़्यादा रहता है और वैसे सरकार ने इसके ऊपर ट्रक को भी अलाउ कर दिया है, लेकिन मेरे हिसाब से भारी वाहन को इसके ऊपर नहीं देना चाहिए। ये लाइट व्हीकल और टू व्हीलर्स के लिए होना चाहिए। और अगर आपको कमर्शियल और बड़े बड़े मल्टी एक्सल ट्रक को अगर इसके ऊपर पार कराना हो तो सरकार ने उसके लिए एक ऑलरेडी प्लान कर रखा है। इसके बगल में एक और पुल बनाया जाएगा जो आपका 4 लेन का होगा। ये चूँकि रेलवे ट्रैक के ऊपर बना हुआ है, 2 in 1, नीचे आपका रेल है, ऊपर आपका रोड है, इसी वजह से ये सिर्फ डबल लेन है, आपका 4 लेन नहीं है।
ये 2 लेन रोड है। आइए अब हम जेपी सेतु पुल का मजा लें। दीघा सोनपुर रेल कम रोड पुल जो है, जिसको कि आप जेपी सेतु, जेपी बोले तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण सेतु के नाम से भी जाना जाता है। यह पटना और सोनपुर को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4,556 मीटर, 4.5 किलोमीटर के बराबर है और फिट में अगर बोले तो 14,948 फीट है। लंबा पुल है। यह पुल भारत में असम के बाद बोगीबिल ब्रिज के बाद दूसरा रेल कम रोड पुल है। तो ये आप कह सकते हैं कि ये भारत का दूसरा जो है 2-in-1 रेल और रोड ब्रिज है। पहला ब्रिज जो है वो है आपका असम के अंतर्गत बोगीबिल ब्रिज है। यह आपको जो है पटना को कनेक्ट करता है। ये इसके जो संपर्क लेन हैं वो 6 लेन के बने हुए हैं, लेकिन ये जो पुल है वो आपके सिर्फ 2 लेन का ही है और ये काफ़ी दिनों के बाद हुआ था। अभी इसके अप्रोच रोड में बनना चालू हुआ है, खास करके उत्तरी किनारा पे, जिसमें थोड़ा सा इशू आ गया था, लीगल इशू। बट शीघ्र ही मुझे उम्मीद है कि ये जो जेपी सेतु है आगे नेशनल हाईवे से जोड़ दिया जाएगा, जिससे पटना आने जाने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ये जो पुल है ये इरकॉन इंटरनेशनल ने बनाया था, चूँकि ये रेलवे का इसमें इन्वॉल्वमेंट है और आपको मालूम है कि इरकॉन इंटरनेशनल जो है रेलवे का ही एक सहक्रम कंपनी है, तो इसीलिए इसको इरकॉन ने बनाया हुआ है। अब हम हाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो रोड है सोनपुर से जो हाजीपुर को कनेक्ट करता है, इस पर आप देख रहे होंगे दाहिने तरफ ब्रिज के कुछ सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पर एक नदी है, नदी के ऊपर एक पुल बनना था, लेकिन पता नहीं बहुत सालों से ये पुल विलंबित है। इस साल भी सरकार ने करीब 151 करोड़ का बजट अलॉट किया है। उम्मीद है कि ये पुल जल्द ही बन जाए और इसका जो लोगों को असुविधा हो रही है उसमें से काफ़ी उनको दूर हो जाए। अभी धीरे धीरे शाम हो चुका है तो हमारी स्पीड थोड़ी सी कम हो गई है और अभी हम हाजीपुर की तरफ बढ़ रहे हैं। हाजीपुर आपको पता होना चाहिए पटना की चूँकि उत्तर में कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ट्रैफिक आपको ज़्यादा रहता है, तो थोड़ा सा आपको सतर्क होकर गाड़ी चलाने की ज़रूरत है। अभी हम हाजीपुर से उत्तर की तरफ चल चुके हैं। रात हो चुकी है, सूर्यास्त हो चुका है और चारों तरफ अंधेरा छा गया है। और शुक्र है कि मैंने अपनी बाइक के अंदर 2 एडिशनल फॉग लैंप लगा रखे हैं, जिससे थोड़ा सा लाइट अच्छा मिल रहा है मुझे और ट्रैफिक थोड़ा सा कम हो चुका है, तो हम उसका फ़ायदा उठाते हुए, और मुझे चूँकि मालूम है कि ये जो
हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का जो रोड है वो 4 लेन है, तो आपको ट्रैफिक की दिक्कत उतनी ज़्यादा होती नहीं है। तो आप इस रोड पे आसानी से क्रूज कर सकते हैं। और चूँकि मुजफ्फरपुर पहुंचने की उत्सुकता है जल्दी से जल्द, ताकि हम आराम कर सकें, तो थोड़ी सी स्पीड हमने बढ़ा रखी है। और उम्मीद है कि आपको जो हमने पिछले 45 मिनट से 50 मिनट के अंतर्गत जो रोड जर्नी दिखाया बिहार को, बिहार के बारे में बताया, बिहार के मौसम, इलाका, खेत खलिहान, नहर, ये सब चीज़ें के बारे में बताया, कुछ एक समस्याओं के बारे में बताया, उससे आपको आनंद आया होगा। उम्मीद है कि ये जो एपिसोड है वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और चूँकि ऐसे वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो उम्मीद है कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे, ताकि मैं और इस तरह का आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना के डालता रहूँ।